कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। बड़ी उम्मीद के साथ विश्वजीत राजा सारंग के पास शिवगढ़ पहुंच गए थे। उनके सामने चुनौती थी तो बस इस बात की कि मगध से अलग होने के बाद भी अन्य राज्य उनकी मित्रता स्वीकारते हैं या नहीं, जिसके लिए राजा सारंग सभी राजाओं के पास निमंत्रण भेज देते हैं। राजा सत्यवीर और राजा सारंग आपस में बात करते हुए धीरे धीरे महल के भीतर चले जाते हैं। महाराज सत्यवीर, हमारे विचार से आपको इस समय विश्राम करना चाहिए। रात्रि अधिक हो गई है। कल प्रातः हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। ठीक है महाराज सारंग। राजा सत्यवीर को राजा सारंग अतिथि कक्ष तक छोड़ आते हैं। उसके पश्चात राजा सारंग भी विश्राम करने अपने शयन कक्ष चले जाते हैं। रात बीत चुकी थी और उम्मीद की नई किरण के साथ विश्वजीत के सामने एक नया सवेरा था। बादलों के ओट में छिपे सूर्य के अंदर एक नई लालिमा दिख रही थी। सूर्य की किरणों से राजा विश्वजीत की निद्रा टूटती है। वो उठकर उपवन की ओर जाते हैं। वहां पहले से ही महागुरु राजा सारंग तथा राजा सत्यवीर उपस्थित थे। आइए महाराज विश्वजीत, ये देखिए, हमारा निमंत्रण पत्र मिलते ही राजा सत्यवीर दौड़े दौड़े यहां आ गए। महाराज सत्यवीर, ये समय हमारे लिए अत्यंत कठिन है और ऐसे में यदि आप लोग नहीं होते तो ये बात सत्य है कि हमारे लिए हमारे राज्य को वापस पाने के लिए स्वप्न में भी सोचना नामुमकिन था। राजा विश्वजीत राजा सत्यवीर की ओर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अरे महाराज विश्वजीत, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके किए गए उपकार के लिए तो हम सारे जीवन कृतज्ञ रहेंगे। आपने हमें और हमारी प्रजा को उस दुष्ट मंगोल के अत्याचारों से बचाया था। अब हमारी बारी है आपके उपकारों का कुछ ऋण चुकाने का। आपके इस कठिन समय में सोमगढ़ आपका हर तरह से समर्थन करेगा। महाराज सत्यवीर तथा महाराज सारंग, आप दोनों ने जो विश्वजीत की इस विषम समय में सहायता करने का वचन दिया है, इसे ही शास्त्र में मित्र धर्म कहा गया था। वाकई आप दोनों महान हैं। गुरुदेव, अच्छा समय देखकर मित्रता कायर तथा दुराचारी करते हैं। सच्चा मित्र तो वही है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे, आपके अच्छे समय में आपके उत्सव में शामिल हो तथा बुरे समय में आपके शत्रुओं के समक्ष डट कर खड़ा हो। मित्रता निभाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा के चरण पखारे थे तथा स्वयं ही गांडीवधारी महावीर अर्जुन के रथ की धुरा भी संभाली थी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे शूरवीर की सहायता करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। महाराज सारंग उचित कह रहे हैं गुरुदेव। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमें भावी राजा विश्वजीत की सहायता करने का अवसर मिल रहा है। हमें अपने दूतों से सूचना मिली है कि हमारे निमंत्रण पत्र को ग्रहण करते हुए राजा विश्वजीत द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान संधि किए हुए लगभग सभी राज्यों के राजा शिवगढ़ के लिए निकल चुके हैं। राजन, इसका अर्थ तो ये है कि वे सभी संध्या से पूर्व शिवगढ़ में प्रवेश कर जाएंगे। आपने सत्य कहा गुरुवर। आज संध्या से पूर्व ही सारे राज्यों के राजा यहां आ जाएंगे। कुछ आसपास के राज्यों के सामंत राजा तो बस किसी भी क्षण यहां पहुंचने वाले ही होंगे। राजा विश्वजीत शांत होकर राजा सारंग, राजा सत्यवीर तथा महागुरु की बातें सुन रहे थे। राजा सत्यवीर और महागुरु, आप लोग भी जाइए, हम आप लोगों से अतिथि भवन में मिलेंगे। महाराज विश्वजीत, हम भी आपसे स्नान ध्यान करके ही मिलते हैं। राजा विश्वजीत, महागुरु, राजा सत्यवीर और राजा सारंग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। धीरे धीरे सारे राज्यों से सब राजा आने लगे। कुछ राजा आ चुके थे, कुछ का आना अभी बाकी था। राजा सारंग सारे राजाओं का स्वागत करते हैं, उन्हें सम्मानित करके अतिथि भवन में भेजते हैं। कुछ राजाओं ने अकस्मात निमंत्रण का कारण भी पूछा, परंतु राजा सारंग ने उनकी बातों को टालते हुए कहा कि आप सभी को इस बात का ज्ञान शीघ्र ही हो जाएगा। दिन का दूसरा पहर खत्म होने पर था। राजा विश्वजीत, राजा सत्यवीर, महागुरु अन्य राजाओं के सहित अतिथि भवन में उपस्थित थे।
संध्या होते होते राजा विश्वजीत द्वारा संधि किए गए सारे राज्य के राजा वहां आ चुके थे। राजा सारंग भी अतिथि भवन में उपस्थित थे। आप सभी राज्यों के राजाओं का हम शिवगढ़ नरेश राजा सारंग अभिनंदन करते हैं। यहां हमने आप सभी को एक बेहद महत्वपूर्ण कारणवश इस प्रकार अकस्मात निमंत्रण भेजकर बुलाया है। कैसा महत्वपूर्ण उद्देश्य महाराज सारंग? उन सभी राजाओं में से एक राजा ने राजा सारंग से उत्सुकतावश प्रश्न किया। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले राजा विश्वजीत ने मगध का प्रतिनिधित्व करते हुए अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की थी। यहां पर उपस्थित आप सभी राजाओं के सहित उन्होंने शिवगढ़ को भी परास्त किया था। वो चाहते तो हम सबको अपने अधीन कर सकते थे या हम सभी का वध भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने उदारता दिखाते हुए न सिर्फ हमें प्राणदान दिया बल्कि हमारे राज्यों पर हमें स्वतंत्र अधिकार भी दिया। उन्होंने हमसे संधि की तथा हम सभी को आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता का वचन भी दिया था। महाराज सारंग, हमें ये बातें याद है, परंतु आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? बात क्या है? आप हमें साफ साफ बताएं। अब राजा विश्वजीत को हमारी सहायता की आवश्यकता हुई है, अतः हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी सहायता करें। हमें कुछ समझ नहीं आया महाराज सारंग। बात यह है कि मगध की राजकुमारी संयुक्ता की किसी बहरूपिया ने हत्या कर दी। वो बहरूपिया महाराज विश्वजीत की शत्रु थी, जिस कारणवश रानी चंद्रकला महाराज विश्वजीत से अत्यंत रुष्ट हो गई तथा मगध के साथ की गई उनकी संधि को तोड़ दिया। जैसे आप सभी को पता है कि रानी चंद्रकला एक महत्वाकांक्षी रानी है और उन्होंने राजकुमारी संयुक्ता के मृत्यु का सारा जिम्मा राजा विश्वजीत के सर मढ़ दिया, यहां तक कि उन्हें मगध साम्राज्य से निकाल भी दिया। ये तो अत्यंत बुरा हुआ विश्वजीत के साथ। इसलिए अब हम सभी को मिलकर एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करना चाहिए, जिस सैन्य बल की मदद से राजा विश्वजीत कुरीति की सेना का सामना कर सके। यही समय है राजा विश्वजीत द्वारा हमारे ऊपर किए गए उपकारों को चुकाने का। हम आपसे सहमत हैं महाराज सारंग। हम भी राजा विश्वजीत के मित्रता का ऋण चुकाना चाहते हैं। हम आपके साथ हैं महाराज विश्वजीत। वहां उपस्थित ज्यादातर राजाओं ने राजा विश्वजीत को समर्थन दिया। राजा कुरीति से युद्ध राजा विश्वजीत का व्यक्तिगत युद्ध है। हम क्यों इसमें अपनी सेना को दांव पर लगाएं? हम मगध के साथ हुई अपनी संधि को तोड़ते हैं। अब मगध राजा विश्वजीत के साथ नहीं है, इसलिए हम भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। हम अपने राज्य के स्वतंत्र होने की घोषणा करते हैं। वहां उपस्थित कुछ राजाओं ने अपना राजनैतिक दांव खेला और इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। वो सभी महाराज विश्वजीत के कमजोर पड़ने की स्थिति को देखते हुए स्वयं के राज्य को स्वतंत्र बनाने के बारे में सोचने लगे। यहां उपस्थित सभी राजाओं में से जो भी महाराज विश्वजीत का समर्थन करते हैं, वो सभी इस तरफ आ जाएं, तथा जो राजा विश्वजीत के विपक्ष में है वो अपने स्थान पर ही रहे। उन राजाओं के समूह में से अधिकतर राजा राजा विश्वजीत के समर्थन में आ गए, परंतु कुछ राज्य के राजा अभी भी अपने स्थान पर बैठे थे और राजा विश्वजीत का साथ ना देने का संकेत दे रहे थे। उन विपक्षी राजाओं में से एक राजा ने घबराते हुए कहा, महाराज सारंग, ये आप किस प्रकार कह रहे हैं? कहीं आप हमें धमकाना तो नहीं चाह रहे? हम आपके राज्य में अतिथि बनकर आए हैं। ऐसे में आप अपने राज्य धर्म का पालन करें और हम सब पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाए। हम सब ने संधि अपनी इच्छा से की थी, अब इसे तोड़ भी अपनी इच्छा से रहे हैं। आपको अगर हमारी सहायता की आवश्यकता है तो हमारे राज्य आकर हमसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, तब हो सकता है कि हम आपकी कुछ सहायता कर दे, क्योंकि राजा विश्वजीत तो मगध से संधि टूटते ही शक्तिहीन हो चुके हैं। वहां विपक्ष में उपस्थित सभी राजा ठहाके लगाकर हंसने लगे। महाराज सारंग की आंखों में क्रोध भर गया। उनकी गंभीर बातों पर उन राजाओं के हास परिहास से वो अत्यंत निराश हो गए। आप सभी को अगर स्वतंत्र होना है तो शौक से हो जाइए, परंतु मेरी चेतावनी याद रखिएगा। कैसी चेतावनी राजा सारंग? आप सभी मगध की सेना से नहीं
बल्कि राजा विश्वजीत के पराक्रम तथा सैन्य नेतृत्व के अलौकिक कला से परास्त हुए थे। और अगर रानी चंद्रकला को आप सभी के साम्राज्य के द्वारा संधि तोड़ने की बात का पता चलता है तो ये स्मरण रखिए कि मगध अब भी इतना शक्तिशाली है कि आप सभी के राज्यों को अकेले ही कुचल सकता है। आपकी सहायता के लिए महाराज विश्वजीत भी नहीं होंगे, जिनके भय से मगध आप सभी के ऊपर आक्रमण ना करे। स्वतंत्र होने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है आप सभी को। तो क्या हम इन बड़े राज्यों से डरकर इनके अधीन हो जाए? क्या हम अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर ले महाराज सारंग? आपको अधीन होने को कौन कह रहा है राजन? हम तो बस आपको मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। आप राजा विश्वजीत की सहायता करें, इससे एक गठबंधन का भी निर्माण होगा। हमें आपकी मित्रता चाहिए, आपको अधीन करने का हमें कोई स्वार्थ नहीं है। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या राजा सारंग की चुनौती भरी बातों के आगे सामंत राजा झुके?